तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका नाम है डॉक्टर तन्मय पांड्या, एचओडी एंड डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांटेशन, सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना थैंक में। यू। सो आज जिस टॉपिक पर डॉक्टर साहब हम बात करने वाले हैं, ऑफ कोर्स आप नेफ्रोलॉजिस्ट हैं तो किडनी से रिलेटेड बातें होंगी। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि किडनी से जुड़ी हुई जो सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं वो नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाए जाते हैं, डॉक्टर्स। तो आज हम डॉक्टर साहब से किडनी से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला बहुत सिंपल सा सवाल, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? क्योंकि हमें तो सिर्फ किडनी स्टोन, एक आम इंसान से अगर आप बात करेंगे तो उसको सिर्फ स्टोन्स पता होते हैं कि अगर पेट में पथरी है, स्टोन्स है, तो शायद किडनी में हो सकते हैं, एक आम इंसान की अगर हम बात करें। सो किडनी डिजीजेज एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। हियर व्हाट वी सी इज दैट किडनी फंक्शंस, देयर आर वेरीड फंक्शंस, एंड जब उन फंक्शंस में इंडिविजुअली डिफरेंसेस या डेफिशिएंसीज आती हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ किडनी डिजीजेज हैपन। जी। किडनी स्टोन इज ऑफ कोर्स वन ऑफ देम, बट नॉट द मोस्ट कॉमन, एंड रादर आई वुड से नॉट द मोस्ट वरीइंग ऑफ ऑल। किडनी का मेन फंक्शन होता है वेस्ट प्रोडक्शन और वेस्ट एक्सक्रीशन, और जब ये प्रॉब्लम आती है, व्हेन दिस फंक्शन फेल्स, यू डेवलप किडनी फेलियर, एंड दैट इज समथिंग विच इज लाइफ चेंजिंग फॉर ऑलमोस्ट एनीबडी जिसको ये गो थ्रू करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, किडनी डिजीजेज में कुछ नॉट सो कॉमन कंडीशंस होती हैं जिसमें प्रोटीन लीक करता है, ब्लड लीक करता है। दीज कंडीशंस कैन इवेंचुअली लीड टू किडनी फेलियर इफ नॉट ट्रीटेड एंड आइडेंटिफाइड इन टाइम। So yeah, there's a vast spectrum of diseases. जी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो किडनी से रिलेटेड होती हैं। बहुत सिंपल सा अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगी। हमें बचपन में साइंस में पढ़ाया जाता था किडनी का फंक्शन, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हम उन चीज़ों की वैल्यू इंपॉर्टेंस ख़त्म कर देते हैं। तो आज एक बार फिर मैं आपसे चाहूँगी, जो हमें देख रहे हैं फ़िलहाल, उन सबको मैं चाहूँगी आप सिंपल सी भाषा में समझाइए किडनी का एग्जैक्टली फंक्शन क्या होता है, कितनी ज़रूरी है हमारे शरीर में किडनी। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किडनीज कितनी ज़रूरी है, तो आप एक अंदाज़ा लगाइए कि हमारी दोनों किडनीज का कुल वेट मिलाकर 0.5% है बॉडी के वेट का। अगर कोई 60 kg का पर्सन है तो किडनीज 300 ग्राम्स की होंगी दोनों मिलाकर। और ये 0.5% बॉडी वेट वाला ऑर्गन 20% ब्लड सप्लाई लेता है हर मिनट, जो बाकी किसी भी ऑर्गन के तुलना में ज़्यादा है। तो जाहिर है कि किडनीज आर वेरी वाइटल। लाइक आई सेड अभी कि वेस्ट एक्सक्रीशन इज़ द मेन फंक्शन ऑफ किडनीज। उसके अलावा और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस, सॉल्ट्स और मिनरल्स जो हमारे बॉडी में उनका बैलेंस मेंटेन करना, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन वाया प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एरिथ्रोपोएटिन। इस तरह से बॉडी के एक इंटरनल एनवायरनमेंट को हेल्दी रखना किडनी का प्राइमरी फंक्शन है। इट इज़ नॉट जस्ट वेस्ट प्रोडक्शन या वेस्ट एक्सक्रीशन। जी, यानी किडनी में ज़रा सी भी कुछ भी आगे पीछे होगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो पूरी बॉडी पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। ऑल ऑर्गन्स आर इंटरकनेक्टेड, और अगर एक बार किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो सिक्वेंशियली सारे ऑर्गन्स के फंक्शंस पर भी इफेक्ट आने लगता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि किडनी कितनी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन अब मैं आपसे बहुत सिंपल सी बात जानना चाहती हूँ, किडनी में आखिर इतनी समस्याएं आती क्यों हैं? सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रीज़न होता है पूरी बॉडी के किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट करने के लिए, जो अक्सर हम एक्सपर्ट से बात करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आजकल इतने सारे केसेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें ये नज़र आने लग गया है कि ये चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं। दैट्स राइट। सो अगर आप देखें स्टैटिस्टिकली किडनी डिजीज़, और जब मैं किडनी डिजीज़ की बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट किडनी फेलियर ऑफ वेरिंग डिग्रीज। तो इसमें नंबर 1 कॉज नॉट जस्ट इन इंडिया, ग्लोबली इज डायबिटीज़। और एज यू नो कि डायबिटीज़ तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। मैं किसी भी व्यक्ति को रैंडमली अगर रास्ते में पूछूंगा तो वो किसी न किसी डायबिटिक को जानता है। बिल्कुल। बिकॉज इतना कॉमन हो गया है सोसाइटी में, फैमिली में बहुत फैमिली लोग में होते होता है। आप ऐसा कोई नहीं होगा जिसने किसी डायबिटिक से परिचय नहीं रखा है। और डायबिटीज़ नंबर 1 कारण है किडनी डिजीज़ होने का। उसके साथ बाद हाई ब्लड प्रेशर भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। तो ये दोनों चीज़ें, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये मल्टी फैक्टोरियल कंडीशंस हैं। इसमें जेनेटिक्स का रोल है, अर्बन लाइफस्टाइल का रोल है, स्ट्रेस का रोल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल या लैक ऑफ एक्सरसाइज का रोल है, डाइट का रोल है। और हम लोग सब यूनिवर्सली एग्री करते हैं कि ये सारे फैक्टर्स आज के सोसाइटी में बहुत प्रेवलेंट है। बिल्कुल, तो इसके चलते हमारे किडनी डिजीजेस भी
बढ़ रहे हैं। एक और वजह है बढ़ने की कि नाउ वी आर एबल टू डिटेक्ट इन मे बी फार फेच्ड एरियाज ऑल्सो, विच इज़ अ गुड वे, क्योंकि अगर पता नहीं चलेगा तो ट्रीट कैसे करेंगे आप। सो जी दैट्स जी। ऑल्सो हैपनिंग। सो देन देर आर सेवरल अदर रीजंस। आपने सबसे पहला जो बताया था किडनी स्टोन, सो मैंने पहले बोला था कि किडनी स्टोन इज़ नॉट द मोस्ट वरीसम थिंग, बट इट कैन बी। अगर आप उस अगर स्टोन को ट्रीट नहीं ट्रीट करते नहीं हैं, कराते हो हाँ। तो इट कैन लीड टू किडनी प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। उसके अलावा इन्फेक्शंस एंड रेयर जेनेटिक कंडीशंस ये सब भी होती है, बट बल्क ऑफ प्रॉब्लम्स डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी कंडीशन से आती है। एंड इवन टुडे with all the advancements of science, we cannot identify the actual cause of kidney disease in up to 20% patients. मतलब पता ही नहीं पता चलता ही है नहीं कि है हमें क्यों कि क्यों प्रॉब्लम हुआ। है। मतलब पेशेंट्स को बस, हमारे पास पेशेंट आता है जिसकी किडनीज खराब है, ना डायबिटीज़ है, ना ब्लड प्रेशर है, और ना स्टोन हुआ था, ना इन्फेक्शन हुआ था, ना जेनेटिक कंडीशन है, तो वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई। तो ये भी एक फैक्टर है। देयर इज स्कोप कि हम और डिजीजेस आइडेंटिफाई कर पाएँ। एक बार आइडेंटिफाई करेंगे तो शायद सोल्यूशंस भी निकलेंगे उनके लिए। तो डॉक्टर साहब, ऐसा ही एक केस है जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी और रीज़न भी आपसे जानना चाहूँगी। एक लेडी, मिडिल एज 45-50 ईयर्स, और उनको किसी को किडनी डोनेट करनी थी। तो वो सिंपल डॉक्टर के पास गई हॉस्पिटल में प्रोसीजर पूछने, और प्रोसीजर पूछा तो कुछ टेस्ट हुए, टेस्ट में फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह भी हुए और बाकी टेस्ट भी हुए, KFT तो ऑफ कोर्स होता ही है। वहाँ पर निकल के आया कि उनकी एक किडनी में ट्यूमर है, और जब उसकी बायोप्सी हुई या जो भी चीज़ें उन्होंने करी तो उसमें वो मेलिग्नेंसी निकल कर आई, वो Okay. कैंसर निकल कर आया, जिसके बाद उनका वो किडनी जो थी पूरी उनको रिमूव करानी पड़ी। नाउ शी इज़ सर्वाइविंग विद 1 किडनी ओनली, क्योंकि 2 किडनी होती हैं और ऐसा कहा जाता है कि एक पे आप सर्वाइव कर सकते हैं। Correct. तो उनको कभी भी लाइफ में कोई ऐसे सिम्टम नहीं रहे जिनसे ये फील हो सके कि कैंसर है या किडनी में कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? ठीक है, तो ऐसा होता है। इसके लिए एक टर्म है, एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, हम उसको कहते हैं इंसिडेंटलोमा। अगर आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी लेंगे, जैसे आपने सुना होगा सार्कोमा, कार्सिनोमा, तो ये नोमास जो होते हैं ये मैलिग्नेंसीज या ट्यूमर्स के लिए यूज़ करने वाला एक साइंटिफिक मेडिकल टर्म है। और जो इंसिडेंटली डिटेक्ट होता है उसको इंसिडेंटलोमा कहते हैं। Okay. और दिस इज़ नॉट अनकॉमन। ठीक है, अब मुझे डिटेल्स इन लेडी का In नहीं general पता नहीं कि पता, एग्जैक्टली क्या है, बट आई वुड प्रिज्यूम कि ये जो भी ट्यूमर या जो भी ग्रोथ रही होगी उसकी साइज़ बहुत बड़ी नहीं रही होगी। अगर वो होता तो डेफिनेटली बड़ी साइज़ के साथ सिम्टम्स भी डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि पेन या ब्लड इन द यूरिन एक्सेट्रा। एंड शी गॉट वेरी वेरी लकी। मे बी एक अच्छा काम करने जा रहे थे तो उनको ये गिफ्ट पहले ही मिल गया। और थैंकफुली अगर वो कैंसर टाइमली डिटेक्ट हो गया तो देन देयर इज़ अ वेरी गुड सर्वाइवल फ्रॉम द कैंसर पर्सपेक्टिव ऑल्सो। नाउ कमिंग टू द मेन क्वेश्चन कि एक किडनी के साथ कैसे सर्वाइव करेंगे, तो जस्ट इसी एग्जांपल को हम एक्सटेंड कर लेते हैं कि अगर इनको कोई ट्यूमर नहीं आता तब तो शी वुड हैव गॉन अहेड और अपना डोनेशन कर देते, तो एक किडनी के साथ तब भी वो रहते। बिल्कुल। तो ये खूबसूरती है हमारी किडनीज की कि दे हैव अ लॉट ऑफ रिजर्व कैपेसिटी। अगर एक हेल्दी व्यक्ति एक किडनी निकालवा देते हैं फॉर डोनेशन और फॉर दिस इंस्टेंस कैंसर या XYZ कोई भी रीज़न बन सकता है, तो जो दूसरी किडनी है, इफ़ इट वाज हेल्दी टू स्टार्ट विद, तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो अपना फंक्शन धीरे धीरे रेज कर लेगी, मे बी 50% ऑफ इट्स Better बेस हो लाइन, जाए, हाँ। सो दैट क्लिनिकली मीनिंगफुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। और वो व्यक्ति एक किडनी के साथ अपनी रिमाइंडर ऑफ द लाइफ हल अच्छे से, यू नो, दे कैन स्पेंड दैट रेस्ट ऑफ द लाइफ प्रोडक्टिवली, जस्ट लाइक नॉर्मल। जस्ट हम एक दो चीज़ें ऐसे पेशेंट्स को कहते हैं जब हम डोनर्स को बताते हैं कि आपको एक रेगुलर हेल्थ चेकअप की आदत रखना पड़ेगा। मतलब अभी आप जानते हैं कि हम लोग कभी कभी तो टेस्ट करा लेते हैं, बट पर इट्स नॉट regular नहीं कराते, रेगुलरिटी हाँ। नहीं होती है। मतलब या तो जनरली कोई इंडिकेशन होता है, जैसे कोई प्रॉब्लम हुई, बीमारी हुई, तब हम ज़रूर टेस्ट कराते हैं, बट नॉट जस्ट लाइक दैट। डोनर्स को हम कहते हैं कि आपको एटलीस्ट एक एनुअल हेल्थ चेकअप कराना है, सो दैट प्रॉब्लम्स कैन कम अप इन फ्यूचर, यू कैन डिटेक्ट देम इन टाइम और आप उसको टाइमली ट्रीट कर सकते हो। बिल्कुल, यानी अगर आपने कोई ऑर्गन डोनेट कर दिया है तो रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं इम्यूनिटी में या किसी वजह से कोई प्रॉब्लम ना बढ़ जाए। एक पुराना स्टडी था, US की ये स्टडी है, और इसमें उन्होंने
कुछ हज़ारों डोनर्स को फॉलो किया बहुत लंबे टाइम के लिए, और जस्ट लाइक स्टडीज़ होता है कि कंपैरिजन ग्रुप आइडेंटिफाई किया गया जो सिमिलर जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन और एथनिक डिस्ट्रीब्यूशन के थे, और उनको भी फॉलो किया या उनके भी रिकॉर्ड्स चेक किए गए। तो इट वॉज फाउंड आउट कि डोनर्स वर ऑन अ होल एज अ ग्रुप, as a cohort, healthier than normal people who had not donated the kidneys. Explanation ये है कि उन्होंने अपना हेल्थ चेकअप कराया हर साल डोनेशन के बाद, वो अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो गए, उन्होंने अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाई, तो डिजीजेस के इंसिडेंस भी कम हो गया, डिटेक्शन भी फास्टर हो गया, और इसलिए ट्रीटमेंट भी टाइमली हो गया, तो दे कुड बी हेल्दी। सो आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ लॉजिक इन दिस स्टडी। पर प्रॉब्लम ये होती है ना, स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स की प्रॉब्लम ये होती है कि उनको लगता है कि अगर हमने चेकअप कराया तो कोई प्रॉब्लम निकल आएगी, और प्रॉब्लम निकल आएगी तो फिर एक अलग ही प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। तो ये एक माइंडसेट होता है कि कहीं कुछ निकल ना आए, अभी तो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, और इसका नेगेटिव ये होता है कि कई बार प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है और हमें पता नहीं चलता। अब बहुत सी बातें हम करते हैं डायलिसिस के बारे में। किडनी में जब कहीं प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है डायलिसिस, और डायलिसिस एक थोड़ा तकलीफदेह प्रोसेस है जो कि रेगुलरली होता रहता है हर पेशेंट में। एक किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको सबसे पहले ये सुन के घबराहट होती है कि अब डायलिसिस है तो ना हम कहीं जा सकते हैं, ना हम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं। तो पहले तो थोड़ा सा आपसे ये प्रोसेस के बारे में भी जानना चाहेंगे, और जानना चाहेंगे कितना लंबे समय तक चलता है, क्या लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, क्या चीज़ें हैं डायलिसिस से जुड़ी? डायलिसिस एक किडनी डिजीज़ के ट्रीटमेंट का एक पार्ट है जी, बट किडनी डिजीज़ का ट्रीटमेंट बहुत अलग अलग तरीक़ों से और अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से किया जाता है। सो डायलिसिस इज़ नॉट दी ओनली ट्रीटमेंट, ठीक है। तो आई विल जस्ट वेरी ब्रीफली टेल यू कि पहले जब मैं पढ़ाई करता था MBBS MD में, तो एक टर्म होता था CRF, क्रॉनिक रीनल फेलियर, और उसको धीरे धीरे ओवर द इयर्स क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया, और अब वो यूज़ होता है, और अब ज़्यादातर सब लोग उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं, क्योंकि जो वर्ड फेलियर है वो बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट जनरेट करता है पेशेंट के अंदर। और किडनी डिजीज़ इज़ नॉट किडनी फेलियर। किडनी फेलियर एक किडनी डिजीज़ स्पेक्ट्रम का एंड है, कि अगर किडनी डिजीज़ हुई और उसने प्रोग्रेस कर लिया तो फेलियर तक हो सकता है। उसी फेलियर में जाके पेशेंट को डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ किडनी फेलियर, या किडनी फेलियर इन सिंपल टर्म्स हम बात करें तो किडनी अपना काम इफेक्टिवली नहीं कर पा रही है टू दी एक्सटेंट कि अब प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में। तो ये दो ब्रॉड तरीकों से हो सकती है प्रॉब्लम, अक्यूट यानी अचानक हो जाना, एंड क्रॉनिक यानी जो धीरे धीरे बढ़ के होना है। तो अक्यूट किडनी इंजरी की बात करें जिसमें किडनी फेलियर हो रखा है, वहाँ पे कभी कभी हमें डायलिसिस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बट जनरली ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, यानी कि डायलिसिस कुछ टाइम तक चलती है फिर वो बंद हो जाती है। और यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है जब हमारे किसी पेशेंट को अक्यूट किडनी इंजरी हुई है और हम उनको डायलिसिस एक्सप्लेन करते हैं, तो सबसे पहला रिएक्शन होता है कि जी हमें ये तो नहीं करवाना क्योंकि हमेशा ही करवाना पड़ेगा। तो अक्यूट किडनी इंजरी एक बहुत बड़ा सबसेट है जहाँ पे डायलिसिस एक फिक्स्ड अमाउंट या लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, किडनीज रिकवर कर जाती है एट द एंड ऑफ इट, और किडनी रिकवरी के बाद डायलिसिस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अब जब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की बात करें और उसमें जब किडनी फेलियर डेवलप होता है तो ठीक है, वहाँ पे डायलिसिस एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट बन जाता है जो रिपीटेडली करना पड़ता है। एंड यू आर राइट कि उस स्टेज में आके तो लाइफ लॉन्ग डायलिसिस लगता है, बिकॉज हमें किडनी फंक्शन तो हमेशा चाहिए, बिल्कुल। तो अब हमें उसका सपोर्ट भी हमेशा ही चाहिए होगा जब तक हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव ना आ जाए। जैसे हमने कुछ टाइम पहले ट्रांसप्लांटेशन की बात की थी, बट तब तक डायलिसिस एक इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव है, अनलाइक एनी अदर ऑर्गन। कि किसी भी और ऑर्गन के फेलियर में हम इतने लंबे समय तक बाहर से सपोर्ट नहीं कर सकते हैं अनलेस हमने उस ऑर्गन को रिप्लेस कर दिया। बट शायद आप सरप्राइज होंगे जान के कि किडनी फेलियर के पेशेंट्स डायलिसिस के सहारे से एक प्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ बिता सकते हैं रिलेटिव टर्म्स में फॉर 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स एंड इवन मोर। सो एक और मिथ है पेशेंट्स के अंदर कि डायलिसिस स्टार्ट किया तो उल्टी गिनती शुरू, तो ये बात भी सही नहीं है। लाइफ को आप लंबा भी खींच सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप किसी को 50s या 60s में डायलिसिस लगा और उनके 20 साल डायलिसिस पे उन्होंने स्टार्ट लगा लिया, उनके ट्रांसप्लांट नहीं करवा पाए किसी वजह से, तो दैट इज सरपासिंग द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियंस एट बर्थ। सो यू कैन नॉट आस्क फॉर मोर। सो आई थिंक डायलिसिस इज अ लाइफ लाइन फॉर द पीपल हु नीड इट।
बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब हम डायलिसिस की बात कर रहे हैं तो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे जैसे बढ़ती चली जाती हैं डायलिसिस के बाद, तो ऐसे में ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि ट्रांसप्लांट, पहली बात तो डोनर मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, और ऐसे में खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, पता नहीं सूट करेगी नहीं करेगी किडनी। तो ये सारे सवालों के थोड़े से जवाब मैं चाहूँगी आप ज़रूर दें। श्योर। सो ये सारे वैलिड सवाल हैं, और ये सवाल पेशेंट्स को नहीं, हमें भी होते हैं, हर पेशेंट के लिए। बट सबसे पहले हम ट्रांसप्लांटेशन की बात करते ही क्यों हैं? अभी अभी तो मैंने कहा कि डायलिसिस से पेशेंट 15-20 साल 25 साल भी निकाल सकता है, तो हमें ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत क्यों है? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न इज़ कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन ऑफर्स मच बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हम सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं सोचते ना, हम तो क्वालिटी की भी सोचते हैं। तो मतलब वो भी बेटर हो जाती है। डेफिनेटली क्वांटिटी ऑफ लाइफ भी ट्रांसप्लांटेशन में बेटर है, क्वालिटी इज़ मच बेटर। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों की तुलना करें, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन इन द लॉन्ग रन कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है। क्योंकि डायलिसिस एक रिकरिंग कॉस्ट है, और रिकरिंग कॉस्ट है जो एंडलेसली होती रहेगी। प्लस ईयर ऑन ईयर कॉस्ट बढ़ती है, हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ती है हर साल, तो वो भी बढ़ती कॉस्ट रहेगी। बढ़ती रहेगी। एक रफ एनालिसिस से मैंने देखा था कि ट्रांसप्लांटेशन ओवर 10 years पीरियड कॉस्ट हाफ ऑफ अ डायलिसिस कॉस्ट ऑफ 10 years पीरियड। तो मतलब कि जितना डायलिसिस में 10 साल में एक व्यक्ति को खर्चा लगेगा, उसके लगभग आधी की कॉस्ट में 10 साल का ट्रांसप्लांटेशन की लाइफ निकाल सकते हैं। तो ये कंपैरिजन तो इज़ अ नो ब्रेनर, अगर करा सकते हैं तो ट्रांसप्लांट ही करना चाहिए। फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज़ अ डोनर। तो हम प्राइमरीली हमारे कंट्री में लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट्स करते हैं, यानी कि जो लिविंग डोनर होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं एज डोनर्स, और उनकी किडनी अगर सूटेबल होती है तो हम ट्रांसप्लांट करवाते हैं। दिस इज़ governed by some acts and laws in the country, and it is there for a good reason, to prevent exploitation of somebody who is in need. So anyway, that is not the तो point of ब्लड discussion. रिलेटिव होना ज़रूरी है? रिलेटिव होना ज़रूरी है, और हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं फर्स्ट डिग्री रिलेशनशिप या एक्सटेंडेड फैमिली रिलेशनशिप। तो फर्स्ट डिग्री रिलेशनशिप में इंक्लूड होते हैं, नाउ विद द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स इन लॉज, ग्रैंड पेरेंट्स, जो नाना नानी दादा दादी दोनों हो सकते हैं, पेरेंट्स, उसके बाद सिबलिंग्स भाई बहन, स्पाउसेस यानी हस्बैंड या वाइफ जो हैं, चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, ये सारे फर्स्ट डिग्री रिलेशन में आते हैं, और ये सारे स्ट्रेट अवे ट्रांसप्लांटेशन के लिए किडनी डोनेट कर सकते हैं अगर वो मेडिकल क्राइटेरिया में फिट होते हैं। इसमें आप नोट करेंगे मैंने स्पाउस कहा, हु इज़ नॉट अ ब्लड रिलेटिव but legally or related, so you can donate. Sometimes you may not have such an extensive family, मतलब एज की वजह से कुछ लोग या मेडिकल अलाउड नहीं है, मेडिकल रीजन से नहीं ले पाएंगे, या मिस मैचेस हैं, तो आप थोड़ा सा एक सर्कल को वाइडन कर सकते हैं बाय इंक्लूडिंग अंकल्स, आंटीज एंड कजन्स हु आर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, मतलब फर्स्ट रिलेटिव्स, एग्जैक्टली, बट विथ प्रॉपर काइंड ऑफ प्रूफ्स टू काइंड ऑफ शो कि ये जो है वो जेन्यून है, जेन्यून रिलेशनशिप्स में हम ये कर सकते हैं। तो ये एक प्राइमरी सोर्स ऑफ किडनीज होता है, और मोर देन 95% किडनी ट्रांसप्लांट्स जो इंडिया में होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं, यानी कि रिलेटेड लाइफ रिलेटेड ट्रांसप्लांटेशंस होते हैं। जी जी। उसके बाद फाइनेंसेस चाहिए। फाइनेंसेस भी ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू से, और मैं उसको ट्रिविलाइज नहीं कर रहा हूँ कि ये बहुत मामूली सा ऑपरेशन है या कुछ खर्चा नहीं है डेफिनेटली, बट कई लोगों को लगता है कि ये मतलब एक अनसरमाउंटेबल कॉस्ट है, तो वैसा भी नहीं है कि इट टिपिकली रेंजेस, अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो अराउंड 6 to 8 lakhs का एक खर्चा आता है ट्रांसप्लांट करने में, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, टेस्टिंग, ऑपरेशंस, स्टे इन द हॉस्पिटल। अच्छा, सिर्फ इतना आता है जो हाँ, कि मतलब नॉर्मल, मुझे लगता है कि जब आप एडमिट होते हैं हफ्ते के लिए किसी और प्रॉब्लम के लिए, तो भी कई बार सर्जरीज और इन सब में इतना बिल बन जाता है एक अच्छे हॉस्पिटल में। इससे बहुत ज़्यादा महंगी ट्रीटमेंट्स बहुत सारी हैं जो लोग आए दिन करवाते हैं। तो एक लाइफ सेविंग और लाइफ ऑल्टरिंग ट्रीटमेंट है ट्रांसप्लांटेशन, तो ये तो आई थिंक इट इज़ नॉट अ वेरी बिग कॉस्ट, एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ अ रिकरिंग कॉस्ट ऑफ मेडिसिन ऑल्सो, बट सब जोड़ जाड़ के भी इट विल बी चीपर देन, मतलब अराउंड 10 lakhs के आसपास का खर्चा आ आराम सकता से है। उतने में हो जाएगा, उतने में हो जाता है। और एक ज़िंदगी बचाने के लिए मुझे लगता है कि ये अमाउंट अगर आज के समय में देखा जाए तो
अरेंज किया जा सकता है। और बहुत सारे एवेन्यूज हैं इसको अरेंज करने के लिए। मेडिकल इंश्योरेंस बहुत अच्छा कवर एक करते ऑप्शन हैं है। ट्रांसप्लांट को। आपके पास फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, आपके पास आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर का रिलीफ फंड है, इंडिया में आप पीएम रिलीफ फंड है, तो पार्शियली इन चीज़ों को फंड करते हैं। लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड क्राउड फंडिंग सोर्सेज जहाँ बहुत से आप सारे, करा सकते हैं। सो I don't think in today's day and age, money is a constraint in most people. It can be arranged. डॉक्टर साहब एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब हम किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें हैं, डोनेशन की बात करें, तो लोगों में ना ये अवेयरनेस बहुत कम है कि हमें अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहिए। उनको नहीं पता होता कि कैसे डोनेट करना है। मन में होता भी है तो मुझे लगता है अवेयरनेस की वजह से वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। होम टू कॉन्टैक्ट, वेयर टू गो, ये कुछ सवाल आते रहते हैं। तो क्या करें, कैसे हम अपने आप को एक ऑर्गन डोनर की तरह रजिस्टर करा सकते हैं? राइट, सॉरी। सो बेसिकली मैंने जब कहा ना कि 95% ट्रांसप्लांट्स तो लाइफ रिलेटेड होते हैं, तो बाकी 5% क्या होते हैं, तो ये ऑर्गन डोनेशन वाले ट्रांसप्लांट्स होते हैं। जी। तो एक मेडिकल कंडीशन होती है ब्रेन डेथ, ये एक लीगली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ डेथ है एज पर इंडियन लॉज। जहाँ पे बड़ा सिंपली एग्जांपल मैं बताऊंगा, आई विल नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम। अगर किसी का एक सीवियर रोड एक्सीडेंट हो गया जहाँ पे सर पे बहुत चोट आई और इंटरनल हेमरेजेस हुए हैं ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन फंक्शन इरिट्रीवेबली लॉस्ट हो जाता है। सो ये पर्सन एक वेंटिलेटर पे है, लाइफ सपोर्ट पे है, एक आईसीयू में एडमिटेड है, और मेडिकली हमने डिटरमाइन कर लिया है कि इनका ब्रेन फंक्शन अब रिवाइव नहीं हो सकता। दिस इज टर्म्ड एज ब्रेन डेथ एंड दिस इज एज गुड एज डेथ इन सम कंडीशंस एज पर इंडियन लॉ। तो ऐसे कंडीशन में द नेक्स्ट ऑफ किन, इस व्यक्ति के नेक्स्ट ऑफ किन जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो ये स्टेप ले सकते हैं कि हम इनके ऑर्गन्स डोनेट करेंगे। सो किडनी इज़ नॉट द ओनली ऑर्गन, लिवर, हार्ट, लंग्स, कॉमनली ये सारे ट्रांसप्लांट्स तो हमारे यहाँ होते ही हैं। इंटेस्टाइन्स, पैंक्रियाज, ये सब भी हो सकते हैं। स्किन, बोन, टिश्यूज़ एंड आइज़, ये सब भी हो सकते हैं। तो ये सारे डोनेशन किया जा सकता है। एंड इसको अलॉट करने का एलोकेशन जो है प्रोसेस, वो बड़ा ही ट्रांसपेरेंट है, गवर्न बाय सेंट्रल एजेंसीज हैं। यहाँ पे कोई कमर्शियलाइजेशन नहीं होता है। एंड आई कैन टेल यू बाय माय ओन एक्सपीरियंस हैविंग वर्कड इन वेरियस हॉस्पिटल्स इन डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया कि ये प्रोसेस पूरे कंट्री में ट्रांसपेरेंटली ही फॉलो होता है, जिसमें एक वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर्ड होती है हर हॉस्पिटल में, हर स्टेट में, और उस वेटिंग लिस्ट के बेसिस पर ही ऑर्गन्स अलोकेट होते हैं जिसको रिक्वायर्ड हैं। तो आपके ऑर्गन्स डोनेशन के बाद किसी नीडी व्यक्ति को ही जाएंगे, उसमें तो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड। एंड तरीका ये होता है कि सबसे पहले कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई जगह पे रजिस्टर करने से भी सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी ये खुद की विश आप अगर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कम्युनिकेट करें वाइल यू आर इन हेल्थ। क्योंकि जिस टाइम पे डोनेशन की बारी आएगी तो जिसको डोनेट करना है वो तो ब्रेन डेड हो चुका है, तो दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू डिसाइड। तो अपनी ये इच्छा अपने फैमिली मेंबर्स तो को सबको बता के रखें। यस, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ भी कई जगह पर ऐसा है कि आप क्या ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, ये सवाल पूछा जाता है और लाइसेंस पे प्रिंटेड होता है। एक ऑर्गन डोनेशन का कार्ड होता है जो आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नेशनल एक नोटो करके ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ इंडिया में एक एनजीओ है मोहन फाउंडेशन, ऐसे कई जगह पर है, जैसे आप इंटरनेट से डाउनलोड करके उसमें आपके डिटेल्स भर के रख सकते हैं। कैरी इट इन योर वॉलेट। अगर आप को कुछ हो जाता है गॉड फॉरबिड, तो समबडी कैन फाइंड आउट कि यू आर अ डोनर, एंड देन ऑफ कोर्स आपकी मेडिकल कंडीशन परमिट करेगी और उस टाइम पे आपकी फैमिली परमिट करेगी, तभी डोनेशन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यानी अगर आप वाकई एक ऑर्गन डोनर बनना चाहते हैं तो ये इच्छा अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति आए तो आपको वो आपकी इच्छा को पूरा कर सके। डॉक्टर साहब, बस अब चलते चलते एक आखिरी चीज़ पूछना चाहेंगे, वो ये है कि अपनी किडनी का ख्याल कैसे रख सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स ना आए, ट्रांसप्लांट तक बात ना पहुँचे या डायलिसिस तक बात ना पहुँचे। तो एक यंग एज से जो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जंक फूड खा रहे हैं, जो लाइफस्टाइल ख़राब कर चुके हैं या कर रहे हैं धीरे धीरे, क्या कहना चाहेंगे अपनी किडनी का ख्याल कैसे रखें? जो गोल्डन रूल है मेडिसिन का वो है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और उसको हर सिचुएशन में हम अप्लाई करते हैं और करना चाहिए, और सेम अप्लाइज टू किडनीज़। तो जैसे हमने देखा कि किडनी डिजीज़ के जो कॉमनेस्ट रीजंस हैं, अकाउंटिंग फॉर अप टू 50% ऑफ किडनी डिजीज़, वो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है। तो पहले तो इनसे बचा जाए। अगर यंगस्टर्स की बात करें तो ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, bad food habits, smoking, lot of things can lead to development of hypertension and
डायबिटीज़ इन फ्यूचर लाइफ। और यंगस्टर्स को तो कुछ होगा नहीं जब वो यंग है, प्रॉब्लम्स आएंगी लेटर लाइफ में। Later on. तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड दैट हैज़ टू बी मेंटेन लाइफ लॉन्ग। नाउ कमिंग टू डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है किसी को, तो नोइंग दैट दीज आर रिस्क फैक्टर्स फॉर किडनी डिजीज़, ऐसे पेशेंट्स को अपना ट्रीटमेंट बहुत सीरियसली लेना चाहिए और कभी भी उसके अंदर कोई लीनियंसी या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बिकॉज स्टडीज़ हैव ऑल्सो प्रूवन कि इनिशियल ईयर्स ऑफ डायबिटीज़ अगर वो ख़राब रहे तो आपके फ्यूचर में वो कॉम्प्लिकेशंस करेंगे, चाहे आपने बाद में जाके लेट जाके तो भी। तो इसलिए पहले तो आपको उसको कंट्रोल करना ही है। और किडनी डिजीज़ स्क्रीनिंग बहुत ही सस्ता है। एक ब्लड टेस्ट, एक यूरिन टेस्ट शायद मिलाकर 500 रुपये भी नहीं होते। आए दिन हम लोग अलग इसको करने के लिए, कम्युनिटी में अवेयरनेस करने के लिए कैंप्स करते जाए, एक पैसा नहीं लगता इन टेस्ट को करने के लिए। आप अपना स्क्रीनिंग कराइए। स्क्रीनिंग कराने से पता चलेगा कि कोई प्रॉब्लम की डेवलपमेंट हो तो नहीं रही है और वहीं पे करेक्टिव स्टेप्स लेने शुरू कर लिए जाएंगे। सो आई थिंक स्क्रीनिंग ऑफ हाई रिस्क पेशेंट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, ये सारे पैरामीटर्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, बहुत सिंपल सी चीज़ें, अपना ख्याल रखिए और साथ में अपने चेकअप्स कराते रहिए टाइम टू टाइम, ताकि फ्यूचर में आपको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो कभी ना आए। बाकी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से खुद को बचा के रखना, और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब आपकी डाइट ठीक हो और रेगुलर एक्सरसाइजेस करें। क्योंकि किडनी भगवान ने हमें 2 दी हैं, पर उसका मतलब ये नहीं होता कि हम एक को ख़राब करें और दूसरी से काम चलाएं। इसलिए दोनों को स्वस्थ रखिए और हेल्दी लाइफ जिए।